अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर लगता है कि किंग्स पार्टी का तासुर लेकर सियासी मैदान में उतरने वाली मुस्लिम लीग नून के सामने कोई सियासी हरीफ तो नहीं, लेकिन पार्टी के जो अपने ही अंदर जोड़ तोड़ के फ़ैसले हैं, यही बदतरीन हरीफ बनकर खड़े हो गए हैं। नून लीग को इक़्तिदार की तरफ जाते साफ़ रास्ते में मुखालफत नहीं भी मिलेगी, लेकिन जो साथियों की नाराज़गियाँ हैं ये ज़रूर मिलेंगी और पार्टी को इसका नुकसान भी होगा। ये ख़बरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून सबसे पहले पीटीआई के मुनहरफीन को टिकट्स देने जा रही है। काबिल गौर बात यह है कि कुछ पीटीआई मुनहरफीन राजा रियाज की तरह नून लीग को प्यारे हो चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं, जिनकी अवामी मकबूलियत और वर्किंग देखी जाए तो उनके क्रेडिट पर जो वाहिद एक काबिलियत है वो ये है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था, जिसका सिला नून लीग अब उन्हें टिकटों की सूरत में देगी। लेकिन मसला ये है, ऐसा करने से पार्टी के कई देरीना साथी रहनुमा नज़रअंदाज होने के साथ साथ नाराज़ भी हो सकते हैं, आज़ाद इलेक्शन लड़ने की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल ज़िमनी इंतखाबात जुलाई में भुगत चुकी है नून लीग। अब जैसा कि देखें, पार्टी क़यादत के लिए 5 साला नाअहली बर्दाश्त करने वाले तलाल चौधरी को NA 96 NA 96 पर पीटीआई के मुनहरिफ नवाब शेरोसेर टिकट लेने में वो आगे नज़र आ रहे हैं, तलाल चौधरी पीछे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर दबंग अंदाज में पार्टी मौक़िफ़ को डिफेंड करने वाले राना एहसान अफजल, जो मेरे प्रोग्राम में भी आकर भरपूर तरीके से अपनी पार्टी को, अपने लीडर्स को डिफेंड करते हैं, राना एहसान अफजल साहब, अब उन पर राजा रियाज की फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडरी जो है ये भारी पड़ रही है, जिस पर सवाल उठ रहा है कि बरसों पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को कुर्बान करके इक़्तिदार हासिल करना क्या मुस्लिम लीग नून की सियासी साख के लिए मुनासिब होगा। ऐसा ही सवाल हमजा शहबाज ने अपने ताया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के भी सामने एक इजलास में उठाया था। वो भी नाराज़गी का उन्होंने इज़हार किया था। अब मुनहरफीन को मैनेज करने समेत मुस्लिम लीग नून के लिए IPP और MQM के साथ साथ सीट एडजस्टमेंट भी एक ज़ाहिर एक चैलेंज बनी हुई है। शायद यही वजह है कि इलेक्शन में वक्त कम रह गया है, मगर मुस्लिम लीग नून अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सकी है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंतखाबी मैदान में निकले बगैर सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत नून लीग को इक़्तिदार दे पाएगी। क्या कहीं से यकीन दहानी है कि इक़्तिदार इन्हीं को मिलना है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ही बनना है, इसलिए अवाम में निकलने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये भी है कि लगातार 1 महीने तक जारी रहने वाले पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों के बाद भी सिवाय बलूचिस्तान के अभी तक बाकी सूबों में पार्टी उम्मीदवारों के नाम क्यों फ़ाइनल नहीं हो सके हैं। बलूचिस्तान में जिन लोगों को टिकट जारी किए गए, इन पर भी एतराज़ उठ रहे हैं कि नून लीग ने नज़रियाती कारकुनों को इग्नोर करके सरदारों, वडेरों और इलेक्टेबल्स को टिकट जारी किए हैं। पंजाब और लाहौर में भी नून लीग को टिकट इशू करने में मुश्किलात का सामना है। पार्टी के अंदर एक कशमकश का माहौल है। लाहौर में NA 121 पर सरदार अयाज सादिक और रोहेल असगर आमने सामने हैं। नारोवाल की सीट पर दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ महाज खोल रखा है। लीगी कायदीन नाराज़ रहनुमाओं को राज़ी करने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि पार्टी रहनुमाओं की नाराज़गी और इंतखाबी मुहिम में सुस्ती क्या ये नून लीग को भारी पड़ सकती है। मैं बात करूँगी राना तनवीर हुसैन साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि नून लीग के अपने देरीना दोस्त, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने वाले, पार्टी की वजह से नाअहल होने वाले, पार्टी के लिए नाअहल होने वाले लोग आज इग्नोर हो रहे हैं और PTI के वो लोग जिन्होंने अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत की, अदम एतमाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ आप लोगों का साथ दिया अदम एतमाद में, और आज टिकट लेने में वो सबसे आगे हैं और नून लीग के देरीना लोग पीछे पीछे हैं। अब नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बातें हैं। जो क़यादत है, लीडरशिप है, स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब, वो अपने साथियों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ जो कमिटेड लोग हैं बड़े, उनके साथ उनके वो एक अच्छे उनके अंदर जज्बात पाए जाते हैं, उनकी बहुत कदर करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स के डायनामिक्स होते हैं जो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पार्लियामानी सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड है, वहाँ पे हल्का है, एक हल्का है, मखसूस किस्म का हल्का है।
तो मेरा अपना ख्याल है कि अभी तक भी जो इलेक्शन के डायनामिक्स हैं पाकिस्तान में, पार्लिमानी निज़ाम में जहाँ कंस्टिट्यूंसी होती हैं, वहाँ पे थोड़े से कंसिडरेशन अभी जहाँ पॉलिटिकल मेच्योरिटी ना आई हो, ओवर ए पीरियड जो हमारी इंटरवेंशन होती है एक प्रोसेस में कि एक सिस्टम चल रहा है डेमोक्रेटिक, उसको रास्ते में जो रुकावट आती है जिसको रोक दिया जाता है, फिर उसमें इंटरवीन किया जाता है, फिर वहाँ पे जो जिस तरह की जमहूरियत आती है, फिर एक जमात बनाई जाती है और उसको जमात के ज़रिए फिर कुछ पॉलिटिकल जो पोल्यूशन है उसमें वो उसमें दाखिल होता है। तो वो हल्के में अभी उस वहाँ पर नहीं हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी पहुंची या पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं। नून लीग कोई पहली दफा तो इलेक्शन नहीं लड़ रही है, नून लीग को बड़ा एक्सपीरियंस है, नून लीग इलेक्शन की साइंस, इलेक्शन वाले दिन की साइंस बखूबी इससे वाकिफ है। मसला यह है कि इस वक्त जो पब्लिक अपीयरेंस है लीडरशिप की वो है ही नहीं, ना होने के बराबर है। आप देखें 2018 में जब नून लीग के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था, तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बड़ी पुरजोश थी, जलसे जुलूस मंशूर सब कुछ, टिकट्स भी देने के मरहले जल्दी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और नून लीग हमें उस तरीके से उस वक्त ज़ाहिर है आप लोगों के खिलाफ तो क्रैकडाउन हो रहा था। आज आप लोगों के लिए मैदान खुला है, तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल ही साइड लाइन पे है, लेकिन आप लोगों की पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, मंशूर सामने नहीं है, अपने इख्तलाफात हैं। तो क्या ये आपको नहीं लगता इलेक्शन वाले दिन इसकी जो कॉस्ट है पे करनी पड़ सकती है? नाराज़गी होगी, फिर जब तक अवाम में जाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कैसे वोट मिलेगा? नहीं, बिल्कुल हम अवाम में हैं, अवाम में रहते हैं, बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं वो पॉलिटिकली काम कर रहे हैं और जलसे जुलूस भी करेंगे। जब ये मरला गुजर जाएगा, टिकट्स वगैरह का फाइनलाइज हो जाएंगे, हम लॉन्च कर देंगे, बंदे अपने अपने क्या उम्मीदवार चले जाएंगे, तो फिर वो जलसे करेंगे। और फिर हमारे पास मियां शहबाज साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी है, हमजा साहब हैं, सारे हम और भी सीनियर लोग हैं, वो करेंगे सारे काम। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी कौन सी क्या लोग बहुत ज्यादा हैं टिकट्स लेने वाले, इस वजह से ताखीर हो रही है, या आपस के जो आपके पार्टी के सीनियर लोग हैं, जैसे आप देखें ना अयाज सादिक और रोहिल असगर साहब, इनके दरमियान भी हुआ कि इनको टिकट देनी है, उनको टिकट देनी है, तो ये मामला भी तो देरी की सबब बन रहे हैं ना? हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही मैं उस पर आने लगा था कि हमारे इतने कैंडिडेट्स हैं। आपने देखा है कि एक हल्के में एवरेज जो 7-7, 8-8, 10-10 लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसमें डेफिनेटली कमिटेड लोग थे, बड़े साथ चलने वाले लोग थे, पुराने लोग थे, मियाँ साहब के बहुत दरीना साथी भी थे। तो उस पर काफ़ी गौर खौज करने की ज़रूरत थी। बोर्ड भी बैठा, शार्ट लिस्ट भी हुए, अभी मियाँ साहब मेरा रोज़ाना उस पर बैठ के फाइनलाइज कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमारे जो आप बात करते हैं, हमारी पार्टी, दूसरी पार्टी पीटीआई को छोड़े दूसरी कौन से बहुत ज्यादा उन्होंने तीर मार रहे हैं कुछ मैदान में, हर दूसरा जलसा करें। इस वक्त अगर मैदान में कोई नजर आ रहा है ना बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से, वो बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं। मंशूर भी अपना दे चुके हैं, टिकट्स भी ऑलमोस्ट उनकी डन है, फाइनल हैं, जलसे भी कर रहे हैं वो। नहीं, ये डनशन वाली मुझे बताएं, वो उन्होंने कौन सा बलूचिस्तान किया है उन्होंने और सिंध किया है, तो जो मैंने सुना है तो हमने बलूचिस्तान किया है। हम भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज़ें, लेकिन हमारा ख्याल है कि पीस मील में ना करें, हम इकट्ठे कर दें अनाउंस। बाकी रही इश्यूज 2-3 हैं, ये नहीं है कि सिर्फ डिलिमिटेशन का भी एक मसला है। डिलिमिटेशन हुई, हल्के जो हमारे सिटिंग हैं मैंने थे, बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, उनके हल्के आपस में गुडमुड हो गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। मेरे सीधे में भी 1-2 इशू ऐसे हैं कि 55%, 45% या 51%, 49% हल्के डिलिमिटेशन में इधर उधर हो गए। तो उस पे भी इशू आ जाता है कि भाई उधर बंदे ने जाना है हमारे ने, या दूसरे ने उधर जाना है। तो ये चीज़ें लाहौर में भी ये मसला बना हुआ है। दूसरा बात, आप कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ शामिल हुए थे, लेकिन मैं बताऊं जो इमरान खान को जिन्होंने लोगों ने छोड़ा था, वो प्रेशर में उसके पास बैठे हुए थे। ज़हनी तौर पे वो वाकई इमरान खान के ज़हन के साथ उनकी ज़हनी सोच, वो आप छोड़े ना, वो प्रेशर में बैठे थे, मजबूरी में बैठे थे, डंडे के जोर पर बैठे थे। मसला उनकी मजबूरी का नहीं है, मसला ये है कि उनको लाकर, उनको टिकट्स देकर आप लोगों ने अपना जो वर्कर है,
अपना जो देरीना साथी है, पार्टी का कारकुन है, उसको नाराज करना है या नहीं करना है, उसको टिकट देना कि नहीं देना, उनको छोड़ें आप कि वो मजबूरी में बैठे थे। आपके जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं सुनना कि वो मजबूरी में बैठे थे, वो बेचारे तंग थे, चले आप इनको टिकट दे दें। क्या इस बात पे आप लोगों का जो वर्कर है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा कि चले कोई नहीं, वो इमरान खान से तंग इतना थे, चले उनको टिकट दे दें, इट्स ओके? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, मैं आपको बताऊं कि हर हल्का मुख्तलिफ हल्का होता है, लेकिन अभी तक तो फाइनल फैसले नहीं हुए। जो आप बात कर रहे हैं शायद 2-3 जगह ये इशू हो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा तो मसला नहीं है कि किसी जगह पे हमारे पास कोई बहुत अहम कैंडिडेट हैं और वहाँ पे हमने कोई एडजस्टमेंट कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि जब अनाउंसमेंट होगी तो आप देखेंगे इंशाल्लाह तकरीबन काफ़ी 99% फैसले तो देखें ना, एक होते हैं हम सामने कुछ हकायक होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, ग्राउंड रियलिटी होती है, तो उस पर फैसले हो जाते हैं। तो जो लीडरशिप फैसले करेगी आप देखेंगे कि आप ही शायद मुतमईन हो जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल अभी तो अनाउंसमेंट। कहीं दूसरी बात ये तो नहीं कि आप लोग डेलिबरेटली अब ये फैसला है कॉन्शियसली कि अवाम में कम से कम जाया जाए, क्योंकि जो 16 महीनों की फिर जो हुकूमत थी, फिर जो महंगाई थी, फिर जो अभी भी इमरान खान का एक वोट बैंक है, शायद वो उस तरह से रिस्पांस ना मिले आवाम के पास जाने से, बड़े बड़े जलसे आप लोग ना कर सकें, तो फिर ज़ाहिर है पार्टी और लीडर्स तो एक्सपोज होते हैं। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि कम से कम जलसे किए जाएं और आवाम में जाया जाए, कम से कम? नहीं, देखिए आप पता नहीं किस तरह मैं आपको वाकई यकीन मान लें, मैं तो रहता ही अपने हल्के में हूँ, तो लोग तो बिल्कुल रिस्पांस देते हैं, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, उनकी बहुत उनकी ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, हमारी हुकूमत आए, और बड़े जोश के साथ गैदरिंग भी होती हैं। जैसे अभी मैंने पीछे किया था, आपको पता है, शाहदरा के साथ एक गांव में, तो मेरा हाल है अनप्रेसिडेंटेड वो जलसा था, आपको याद होगा उस वक़्त का, शायद 13 तारीख थी उस वक़्त, मियां साहब ने आना था 21 को। फिर अगले दिन हमने शेखपुरा के एक छोटे से कस्बे में किया, फर्रुखाबाद, वो भी आपने देखा, बड़ा तो ये कॉन्फिडेंस है आप लोगों का कि ठीक है जलसे भी कम हो, कोई मसला नहीं है, वोट हमें ही पढ़ना है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं बनना है, कहीं से ये कोई यकीन दहानी है या खुद का कॉन्फिडेंस है ये? नहीं, फारग जब इस प्रोसेस में मियां साहब होंगे तो उन्होंने शेड्यूल दे दिए हैं, पूरे पाकिस्तान में शेड्यूल दिया उन्होंने कि मेरे बाकी दिनों में 13 तारीख के बाद यहाँ मेरे जलसे होंगे, और शहबाज साहब के यहाँ फलां जगह पे फलां ज़िले में जलसे होंगे, मरियम बीबी के फलां जगह पे होंगे, हमजा साहब के होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि आप बस ऐसी मीडिया में चीज़ें चलती रहती हैं और हम उसका जवाब क्या दें, लेकिन पार्टी बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब मंशूर पार्टी का वो भी, उस पर भी अभी तक काम चल रहा है। मंशूर मेरा ख्याल है पहले हमारा मंशूर ठीक था, उसमें छोटी मोटी अमेंडमेंट करनी थी, लेकिन शायद उन्होंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा इनपुट लोगों का आ जाए, इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या लोगों की ज़्यादा मसाइल हैं, किस पे काम करना चाहिए। लेकिन लंबी चौड़ी बात नहीं, हमें देखें जी जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है, जो हमारा इंसाफ का सिस्टम है या अदलिया का हमारा अदल निज़ाम में अदल है, उसको हमने बेहतर करना है। मियाँ साहब ने पहले बड़ी कोशिश की, मुझे पता है, उन्होंने वो मुतबादल जो एक अल्टरनेट रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट्स था, वो उन्होंने एक्ट बनाया था, मतलब एक मुसवदा था जो नहीं मैच्योर हो सका किसी भी जरिए, किसी भी वजह से। मुझे पता है क्या वजूहत थी पीछे, किधर से थोड़ा सा आई थी, प्रेशर आया था या मुखालफत आई थी। देखिए अभी अदलिया बैठी हुई है, अदलिया भी चाहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है लोकल गवर्नमेंट को से हमें मजबूत करना है। हमें बहुत सारे सेक्टर हैं जो मजबूत करना है, एजुकेशन ऐसी है, वो पूरा सारी चीज़ें साथ आ जाती हैं, बट मेरा ख्याल है इस वक्त ज़रूरत है इस अमर किया कि हमें सब कुछ मजबूत करना है, हमें रिफॉर्म्स भी करनी है, हमें पढ़ाई को भी, तालीम को भी ज़बरदस्त करना है, हमें सेहत की भी सहूलियात देनी है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन से पहले तक नहीं, क्यों नहीं, मुझे बताएं कितने हॉस्पिटल हैं शहबाज साहब ने बनाए, ये आप पता नहीं किस तरह बातें करते। कभी आप फिगर उठा के देखिए, कभी आपने ये नहीं किया कि क्या उस वक्त दवाइयाँ मुफ्त थी शहबाज साहब के टाइम पे, क्या उस वक्त हॉस्पिटल जो कार्डियोलॉजी के थे वो कितने अच्छे चल रहे थे, हॉस्पिटल हमारे कितने अच्छे थे, किस तरह वहाँ सर्विस डिलीवरी हो रही थी, एजुकेशन में उन्होंने कितनी रिफॉर्म्स लाई। आप ज़रा चेक कर लें कि कितनी रिफॉर्म्स एजुकेशन में आई हैं।
अटेंडेंस टीचर्स की थी, स्टूडेंट्स की थी, बच्चों की थी, किस तरह उन्होंने जो मिसिंग फैसिलिटीज थी उन पे काम किया। ये कितनी रिफॉर्म्स आई, कितनी सरकारी स्कूलों के कभी देहात गांव इन जगहों पर जाकर कभी वो भी तो हाल देख लें। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने लाहौर को ही जो है ना वो पेरिस बना देना है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बताऊं कितना उन्होंने अपग्रेड किया। जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे, THQ थे, तहसील हेडक्वार्टर थे, हॉस्पिटल, उनको कितना वहाँ एयर कंडीशन लगवाए, वहाँ कितनी फैसिलिटी दी, कितना इक्विप्ड किया, हर किस्म की मशीनरी वहाँ प्रोवाइड की, कितना एजुकेशन में आए। हम मेरे साथ चले। बस अगला प्रोग्राम मेरा आपके हल्के से होगा और आप मेरे साथ होंगे। उनके सालों में शहबाज साहब के टाइम में कितना काम हुआ है। आपने मेरी बात सुनी है? मैं कह रही हूँ मेरा अगला प्रोग्राम आपके साथ होगा, आपके हल्के से। मेरे साथ करें ना, आपको मैं बताता हूँ कितना किस तरह का हल्का है, कि क्या रोड नेटवर्क उन्होंने कितना दिया है, कम्युनिकेशन सिस्टम कितना दिया है उन्होंने, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज कितनी दी है, हेल्थ में कितना काम हुआ है, कितना एजुकेशन में हुआ है। मुझे यकीन करें कि उस वक्त बाद में तो 5 साल में बर्बाद कर दिया है PTI के ज़माने में, जब बुज़दार था। हमें तो दुख पहुंचता है, सड़कें टूट गई हैं, बुरा हाल है, मशीनरी चोरी हो रही है, कोई काम हुआ नहीं है। आप बुज़दार के पास ज्यादा देर रहा है पंजाब या शहबाज शरीफ के पास? लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन उसने नहीं कराया, निज़ाम अज़ल को उसने तबाह कर दिया। यानी ये क्या, उस वक्त तो जो अफसर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग, पैसे करप्शन का रूज था, पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। अच्छा। और गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। मुझे एक और चीज बताएं, बिलावल भुट्टो भी NA 127 लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल के मुकाबले में कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसको आप समझते हैं कि बिलावल को हराना आसान है? मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो भी वहाँ पे आएगा इंशाल्लाह वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीतेगी अल्लाह के फजल से। तो IPP से सीट एडजस्टमेंट के मामला क्यों नहीं हल हो रहे? हो जाएंगे, आप परेशान ना हो, बिल्कुल 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, हो जाएंगे। आप 1-2 दिन सब्र कर लें। बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साथी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 9 मई की तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। जियो फेंसिंग के जरिए मिलिट्री अमला को नुकसान पहुंचाने वालों को पकड़ा गया। कुछ मुकदमात फौजी अदालतों में भी चले और चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी भी इन मुकदमात को भुगत रही है। पार्टी के बहुत से अरकान इन वाक़यात को बुनियाद बनाकर और मजम्मत करके पार्टी छोड़ गए। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि तकरीबन 8 महीनों के बाद जब निगरान हुकूमत को आए हुए 5 महीने हो गए हैं, इनके जाने में 1 महीना रह गया है, निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना की एक कमेटी बनाई है जो इस वाक़े की वजूहात को तलाश करेगी। कमेटी अरकान में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी, निगरान वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज और निगरान वज़ीर दाखिला शामिल होंगे। याद रहे कि सरफराज बुगटी के बतौर वज़ीर दाखिला इस्तीफ़ा देने के बाद वफाक में अभी तक कोई निगरान वज़ीर दाखिला के अहदे पर तो तैनात नहीं है। तो वज़ीर दाखिला ना होने की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं उनके पास ही वज़ारत दाखिला का इजाफी चार्ज है। अब काबीना कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंस TORs के मुताबिक 9 मई वाक़यात के रोनुमा होने की वजूहात तलाश की जाएंगी। ये कमेटी 9 मई के वाक़यात के मास्टर माइंड, मंसूबा साज, सहूलतकार और अमल करने वालों का पता लगाएगी। इस कमेटी का काम वाक़यात के ज़िम्मेदारान का तयन करना और 9 मई के असरात का जायज़ा लेना होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वज़ारत दाखिला काबीना कमेटी को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट फराहम करेगी और 14 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब इस हुकूमत के जाने में 1 महीना रह गया है, 5 महीने हो गए इनको आए हुए, तो अब कमेटी क्यों बनाई जा रही है और इस 1 महीने में क्या आप लोग निकाल लेंगे इसका नतीजा। दूसरी तरफ नाजरीन, अगरचे सेनेट की करारदाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात को डिले करने पर कोई कानूनी तौर पर पाबंद तो नहीं करती, लेकिन पार्लियामेंट के ऐवान बाला से ऐसी मतनाज़ करारदाद का मंजूर होना जहां एक बहस को छिड़ गया है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन ने भी इस बारे में अब इजलास बुलाने का फैसला किया है ताकि करारदाद का जायज़ा लिया जा सके। सारी बड़ी सियासी जमातें इस करारदाद को अपोज कर रही हैं।
कोरम पूरा नहीं था, किसी ने निशानदही नहीं की, लेकिन इसके बावजूद करारदाद को पास किया गया। बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये करारदाद पास हो जाए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं, पर सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। अब दूसरी तरफ अब 8 फरवरी को इलेक्शन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस अमल पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए 8 फरवरी की तारीख को पत्थर पर लकीर करार दे चुके हैं। इसके बावजूद 12 सेनेटर्स का एक जैसी ज़बान बोलना, एक जैसी सोच रखना, मौसम और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन के अल्तवा की अपील करना एक हैरत अंगेज़ अमल था। अब वही पुराना सवाल है, खड़ा हो गया है कि इलेक्शन डेट से 1 महीना पहले ये सवाल मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कहाँ लेकर जाएगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही निगरान हुकूमत ने इकोनॉमिस्ट को एक वो ख़त लिखने जा रहे हैं जिसमें कुछ दिन पहले इमरान खान ने एक आर्टिकल लिखा था जिस पर निगरान हुकूमत को बड़ा एतराज़ है कि कॉन्विक्टेड जो शख्स है वो कैसे आर्टिकल लिख सकता है। इसलिए जवाब मांगा गया है, हुकूमत जवाब मांगने जा रही है और हुकूमत तो बल्कि ये समझ रही है कि ये घोस्ट आर्टिकल है, किसी का आर्टिकल है लेकिन इमरान खान के नाम पर लिख दिया गया है। तो क्या एक इतना ज़िम्मेदार इदारा क्या ये कर सकता है कि किसी का आर्टिकल किसी के नाम पर छाप दिया जाए? अब देखना यह है कि हुकूमत सवाल क्या पूछेगी और वहाँ से जवाब क्या आता है, इस पर भी मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर साहब, सबसे पहले जो अब हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है 9 मई के वाक़यात को लेकर, आपको भी पता है कि GIT भी मामलात की तफ्तीश कर रही है, लोगों को पकड़ा भी हुआ है, अदालतों में मुकदमात भी चल रहे हैं। अब जब इस हुकूमत के जाने में 1 महीना रह गया है, आप क्या समझते हैं कि क्यों ज़रूरत पेश आई इस हुकूमत को काबीना पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की? देखिए, काफ़ी हैरानकुन है ये, इस वजह से नहीं कि कमेटी बनती नहीं है, इस वजह से कि 9-10 महीने बाद जब आपने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जब आपने बहुत सारे लोगों को जो है ऑलमोस्ट चार्ज कर दिया, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का फैसला कर लिया, तो 10 महीने बाद आप ये कमेटी बना रहे हैं टू डिटरमिन द मास्टरमाइंड। या तो एक तरफ ये मौक़िफ़ था कि जी हर तमाम तर सबूत मौजूद हैं, हर तरह के एविडेंस मौजूद है, हर तरह की चीज़ मौजूद है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो मुझे हैरानगी है। लेकिन मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल में ये कमेटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि एक तासुर ये जा रहा था कि हर किसी को 9 मई के वाक़े में गिरफ़्तार किया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिससे कुछ नहीं मिला वो आप 9 मई उसमें लगा दिया। जिस तरह हमने कराची में अक्सर देखा था 22 अगस्त 2016 के वाक़यात में बेशुमार लोगों पर 22 अगस्त लगा दी गई जिनका कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे लग रहा है कि शायद इसको नैरो डाउन करने के लिए कि जी जो स्पेसिफिकली लोग हैं जो इंगेज थे इसके अंदर, जो प्रैक्टिकली जिनके बारे में शवाहिद मौजूद हैं, उनको, और प्लस ये कि ये कॉन्स्पिरेसी बेसिकली किन किन लोगों ने तैयार की थी, क्योंकि और सोशल मीडिया पर आप देखें नई वीडियोस भी कुछ अपलोड की जा रही हैं, कोर कमांडर हाउस के अंदर की वीडियोस भी अपलोड की जा रही है, एक दोबारा से कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है कॉन्शियसली। देखिए, सोशल मीडिया की बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो गालबन अब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जैसे अभी आप बता रही थी, उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो मेरा ख्याल है जब वाक़या हुआ था उसके फ़ौरन बाद अगर कमेटी बनती और उसके फ़ौरन बाद ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत होता तो एक ज़्यादा बेहतर था। अब आपने ये बना दी है, अब ये 15 दिन बाद जो भी फैसला करेगी, 15 दिन के बाद अगर फ़र्ज़ करें महीने बाद हुकूमत चेंज हो जाती है, तो गालिबन अगली हुकूमत भी इसको कैरी करेगी। लेकिन अहम बात यह है कि फिर इन सब का ट्रायल कब होगा? यानी अगर आपने किसी को साल भर से गिरफ्तार किया हुआ है और उस पर आपने चार्ज भी लगाया हुआ है, अब ये कमेटी लोगों को गिरफ्तार करके जिनके ऊपर जो है आपने उनको इतने महीनों में रखा हुआ है, तो अब अगर फ़र्ज़ करें कमेटी फैसला करती है कि शायद ये लोग इनमें से नहीं थे, कुछ लोग थे,
तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका सिवाय इसके ये नहीं लगता है कि शायद इसमें वो किया जा रहा है कि स्पेसिफिकली, और वो अच्छी बात है, ठीक है कि आप स्पेसिफिकली सिर्फ उसको वो करें जो वाकई पूरी तरह मुलव्विस थे इसमें, क्योंकि सबसे अहम बात इसमें ये होगी कि जो साजिश का पहलू है, जो मास्टरमाइंड का पहलू है, अब जिसको भी आप मास्टरमाइंड कहते हैं, जिसको भी आप साजिश कहते हैं, साजिश तो फिर कहीं ना कहीं तैयार हुई होती है, और उसमें जाहिर है कौन लोग उसमें मौजूद थे, कौन लोग उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग में ये सारा फैसला किया गया। ये सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं तो जाहिर है कि उसको आप कहेंगे कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद। अब मुझे नहीं पता कि आगे जाके इस केस का क्या बनेगा, सही, लेकिन इस वक्त जो ये कमेटी बनाना है वो वाकई हैरानकुन है। सही। मज़हर अब्बास साहब, इस हुकूमत को इमरान खान ने जो आर्टिकल लिखा इकोनॉमिस्ट में, जिसमें इदारों पर तनकीद भी की गई है, इंतखाबात को भी एक मजाक करार दिया गया, क्यों इतनी इस हुकूमत को मसला हो रहा है? वो पूछना भी चाह रहे हैं इकोनॉमिस्ट से कि आपने इजाज़त कैसे दे दी, कैसे आपने लिख लिया? एक कॉन्विक्टेड शख्स है, वो नहीं लिख सकता। और दूसरा भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब एक टीवी चैनल पर कह रहे थे कि घोस्ट आर्टिकल है ये, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, वो कह रहे थे कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये लिखा किसी ने है, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान के नाम पर छाप दिया। क्या इतना इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार इदारा, एक आज़ाद इदारा, एक जिम्मेदार इदारा ये कर सकता है? हैरानगी है मुर्तज़ा सोलंकी के इस बयान पर मुझे, इसलिए कि मुर्तज़ा सोलंकी जो है वॉइस ऑफ अमेरिका में भी काम कर चुके हैं, इससे पहले और भी कुछ फॉरेन न्यूज़पेपर। उन्हें खुद ये पता है कि इकोनॉमिस्ट कितना मोतबर रिसाला है, और इकोनॉमिस्ट कतई तौर पे इस तरह किसी का गोस्ट आर्टिकल नहीं छापेगा जब तक उसे पूरी तरह। दूसरी बात ये कि मेरे आपके यहाँ जो लोग हैं वो किस तरह देखते हैं कन्विक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन। गालिबन इकोनॉमिस्ट या बाहर के जो पर्चे हैं वो इमरान खान को एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पे ट्रीट करते हैं अभी, और इससे पहले भी जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पे डील करते हैं। तो अगर ये इन्होंने खत लिखा है इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में, तो इनको, मुझे मेरे नुक्ता नज़र से इनको एम्बैरसमेंट होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो दुनिया में चंद ऐसे रसाइल हैं जो बहुत क्रेडिबल समझे जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि जो मुर्तज़ा सोलंकी कह रहे हैं, अगर उनके पास कोई शवाहिद है तो अलग बात है कि ये घोस्ट। लेकिन अगर सिर्फ ये एतराज़ लगाना कि इमरान खान कॉन्विक्टेड है, जेल में है, सज़ा याफ्ता है, हालांकि सज़ा भी मुअत्तल है, तो वो नहीं लिख सकते। तो आप देखें जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए, उन्होंने बड़ा जलसा किया, प्राइवेट चैनल से लेकर सरकारी टीवी PTV ने वो जलसा दिखाया, हेडलाइंस बनी। उस वक्त ना तो वज़ीर इत्तलात साहब की तरफ से कोई ट्वीट आई, ना हुकूमत को कोई बुरा लगा, ना उस वक्त पैमरा ने कोई नोटिस लिया। तो ये रवैया कैसा है कि उस वक्त तो किसी को बुरा नहीं लगा कि कॉन्विक्टेड सज़ा याफ्ता शख्स है ना, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को भी तो सज़ा हुई थी, वो तो इलाज के लिए बाहर गए थे। उस वक्त ये नई मसला उठाया गया, अब इमरान खान की दफ़ा ये मसला उठाया जा रहा है। देखिए वो चीज़ छपी है तो जाहिर है गवर्नमेंट ने एक पोजीशन ली, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को इग्नोर करते तो ज़्यादा बेहतर था, इसलिए कि आप नवाज शरीफ को सज़ा दें या डिस्क्वालीफाई करें, आप इमरान खान को सज़ा दें और डिस्क्वालीफाई करें, लेकिन बाहर जो देखने का तरीका है, बाहर के रसाइल वगैरह में वो 2-3 चीज़ें देखते हैं कि इसकी जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कितनी है। जिस शख्स ने भी एक कॉलम लिखा है, आर्टिकल लिखा है, या जिस शख्स पे भी लिखा गया है, उसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बाकी मेरे और आपके लिए डोमेस्टिकली ये मसला होता है कि कौन कन्विक्ट है, कौन मुल्जिम है, या कौन मुजरिम है, या कौन डिस्क्वालिफाई। वो ये देखते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है या ये प्राइम मिनिस्टर है। मैंने कहा कि वो चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, वो उनको ट्रीट करते हैं एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ही तौर पे उनको ट्रीट किया है, और उन्होंने, जाहिर है ये सारी चीज़ें एक अरेंजमेंट के बगैर नहीं हो सकती। आर्टिकल लिखने के लिए इन्होंने पहले उनको अप्रोच की होगी, या मुझे नहीं पता कि उसके क्या लवाजमात थे। हो सकता है कि इमरान खान ने बहुत से पॉइंट्स किसी को लिख कर दिए हों
कि इन पॉइंट्स की बुनियाद पे आप जो है आर्टिकल लिख दें। इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिस्ट ने अप्रोच की हो, वो चाहते हो किसी आई डोंट नो, लेकिन ये कि गवर्नमेंट अगर इसको फैलाने की कोशिश करेगी तो गवर्नमेंट को एम्बैरसमेंट होगी। तो मुझे नहीं पता कि वो उनके अपने ऊपर है कि वो ख़त लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें ख़त लिखने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि किसको लिख रहे हैं ख़त। मज़हर साहब, आखिरी सवाल, ये जो सेनेट में कल करारदाद मंजूर हुई, कोरम पूरा ना होने के बावजूद किसी ने निशानदेही भी नहीं की इस चीज़ की, ये शोशा था, शोशा छोड़ा गया चेक करने के लिए? क्या रिस्पांस आता है इसका? आपको पता है ये अफवाहें तो पहले से चल रही थी, इंतखाबात होते हैं नहीं होते, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस साहब 8 फरवरी की डेट दे चुके थे, लेकिन क्या ये साजिश है, चेक किया गया है, अवाम का रद्द अमल, पॉलिटिकल जमातों का रद्द अमल, कि कॉन्शियसली आपको लगता है ये किया गया? जी बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्शियसली किया गया है, ये लगता यही है, क्योंकि जो इसमें आम तौर पे जो मुख्तलिफ सेनेटर से गुफ्तगू हुई उससे पता चला कि ये बिल्कुल एक गैर मामूली चीज़ हुई थी। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली, इसीलिए देखें हाउस में आप 14-15 लोग मौजूद थे, उसकी वजह यह कि कभी भी सेनेट के इजलास नॉर्मली फ्राइडे को जुमे के बाद नहीं होते, होते नहीं हैं। यहाँ ये इत्तलात भी हैं कि बहुत से कुछ सेनेटर्स को जो इस करारदाद के हक़ में थे या जिनको उनको बाकायदा बुलाया गया इस्लामाबाद और उनको ये ज़ाहिर करारदाद दी गई। ये किसी भी तरीके से पूरे हाउस को भी नहीं पता था कि होने क्या जा रहा है, लेकिन गालिबन स्पीकर को, चेयरमैन को ये अंदाज़ा था, इसीलिए क्योंकि उनकी पार्टी के भी लोग वहाँ मौजूद थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी लोग मौजूद थे। हाँ, ये अलबत्ता बात है कि मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह ने उन्होंने मुखालफत ज़रूर की खड़े होके, लेकिन वो क्यों भूल गए कि इस फोरम की फ़ौरन निशानदेही की जाती। बिल्कुल, यानी जिस वक्त करारदाद पेश की जा रही थी उसी वक्त वो कर देते। वो ठीक है कि उन्होंने खड़े होकर बहुत अच्छी तकरीर की, उन्होंने उसकी मुखालफत भी की। जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे उनको तो शेरी रहमान साहिबा से जो गुफ्तगू हो रही थी कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई होने जा रही है और उनको नोटिस भी इशू हो गया है। लेकिन ये कि ये क्योंकि इसकी कोई वैसे कोई कानूनी सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वो करूँगा हो जाएगा, इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, लेकिन इसके सियासी मज़मरात हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से यही डिस्कस हो रहा है। और ये चीज़ ज़रूर गौरतलब है और होनी चाहिए कि ये आखिर हुआ है, ये करारदाद क्यों पेश की गई है, इसके लिए ख़ुसूस तौर पे जुमे के बाद का इजलास क्यों बुलाया गया अचानक, और फिर इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साहब तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जब कल सेनेटर दिलावर खान ने इंतखाबी शेड्यूल तब्दील करने की करारदाद पेश की, इंतखाबात में को मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, तो उस वक्त ऐवान में पीपल्स पार्टी के बैरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह भी मौजूद थे। इन दोनों सेनेटर्स पर सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह की तरह खुलकर इस करारदाद की मुखालिफत क्यों नहीं की। सेनेटर गुरदीप सिंह पर यह भी एतराज़ उठ रहा है कि वो चाहते तो कोरम की निशानदेही करके करारदाद को रुकवा तो सकते थे, क्यों किसी का ये ख्याल इस तरफ नहीं गया कि कोरम पूरा नहीं है, क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर जो कहा जा रहा है कि कुछ सेनेटर्स को बुलाया गया ज़ोर देकर, डायरेक्शंस देकर, उमूमन ऐसे होता नहीं है कि जुमे के बाद जो है वो इस तरह इजलास सेनेट का बुलाया जाए, लेकिन इस बार कॉन्शियसली इजलास बुलाया गया और करारदाद पेश की गई। गुरदीप सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप साहब आपका। गुरदीप साहब, जिस तरीके से सेनेटर अफनानुल्लाह ने खुलकर मुखालिफत की और उन्होंने पूरा भी बैकग्राउंड भी दिया कि अगर तो मौसम की वजह से कर रहे हैं तो फिर उन्हें पूरी पाकिस्तान की तारीख के कब
दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इंतखाबात हुए, फिर सिक्योरिटी को लेकर बड़ी बातें हुई। उन्होंने बताया कि 2007 में, 8 में, 13 में हालात कितने ख़राब थे, लेकिन उसके बावजूद मुल्क इलेक्शन की तरफ गया। आपकी जानिब से खुलकर क्यों इस तरह कोई बात नहीं की गई? आप क्यों खामोश रहे? देखें, मैंने और बहरमान खान तंगी साहब ने, हमने खुल के और जब काउंट हो रहा था तो उसमें हमने नो कहा है। 2 दफा नहीं 3 दफा हमने नो कहा है। जिस तरह इरफान साहब ने खुल के उसने पहले उसने माइक लिया, तो उसके बाद हमने जब वोटिंग हुई तो उसमें हमने नो कहा है। हमने खुल के जो है ना हमने मुखालिफत की है, लेकिन हमने जो कोरम नहीं काउंट किया तो उसका बहरमान तंगी साहब तो करारदाद पेश होने से पहले ही तकरीर कर चुके थे, और उन्होंने जो तकरीर में बातें की सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी वजूहात जो उन्होंने बताई, जिसकी वजह से वो भी समझते थे कि इंतखाबात के लिए साजगार माहौल नहीं है, तो मंदरजात तो वही थे जो करारदाद के, तो वो तो करारदाद से पहले बात कर चुके थे उसी हवाले से। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, देखें कि जिस तरह करारदाद पेश हुई है ना, एक तो वो तरीका भी सही नहीं था, क्योंकि हमारे एजेंडे में पहले से ये करारदाद नहीं थी, और ये बाद में वो खुद लेके आए कि वो इस वजह से वो लेके आए हैं कि देखिए सारे सेनेटर चले गए थे, बाकी हम 3-4 सेनेटर बचे थे और सिर्फ उनके अपने सेनेटर बैठे। तो आप लोग कोरम की निशानदेही कर देते तो करारदाद रुकवा सकते थे ना। देखिए, तो वो तो हम अपनी ये मानते हैं कि हमने नहीं किया कोरम पॉइंट आउट, वो तो हम मानते हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन वो हमने इस वजह से नहीं किया कि देखें इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने करारदाद पेश की है, तो हम ज़हनी तौर उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ताकि चेयरमैन साहब ने भी उनको खुद कहा कि ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करारदाद लेके। अच्छा, अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है कि जुमे वाले दिन, जुमे के बाद जो है वो इस तरह इजलास को बुलाया जाए? जो सेनेटर्स होते हैं, जाहिर है उन्होंने अपने अपने इलाकों में जाना होता है, अपने अपने शहरों में जाना होता है, तो वो तो कहा जाता है फ्लाइट्स लेके जो है ना वो जुमे वाले दिन ही चले जाते हैं। तो क्या ये प्लान करके, फोन करके, डायरेक्शंस दे के खास तौर पे आप लोगों को बुलाया गया था? नहीं, हम तो खुद, मैं तो खुद जा रहा था, लेकिन मुझे चेयरमैन साहब ने उधर से आवाज भी लगा दी कि आप बैठ जाएं। ठीक है, मैं तो खुद भी निकल रहा था, मैं जा रहा था, लेकिन जिस तरह चेयरमैन साहब ने हमें खुद, उसने फिर वो जब मैं उठा अपने सीट से तो फिर मैं गया बहरमान खान तंगी के साथ बैठ गया, तो हम दोनों इकट्ठे बैठे थे, और उसने रेजोल्यूशन जो है ना उन्होंने एकदम वो निकाल के और उसने शुरू किया, और चेयरमैन साहब ने खुद उसको कहा कि ये तरीका सही नहीं है आप जो कर रहे हैं, लेकिन उनके सेनेटरों ने जो आवाजें लगाई और उन्होंने फिर चेयरमैन साहब को मजबूर किया कि नहीं ये तो चेयरमैन साहब ने भी तो रूल्स को बिल्कुल एक साइड पे रख के करारदाद पेश करने की इजाजत दी ना। बिल्कुल यही ऐसा हुआ है ना, ये एक दफा नहीं हुआ, ये 2 दफा ऐसा हुआ है, पहले भी इस तरह हुआ था, और ये अभी उसने फिर इस तरह जो है ना उसका वो जो सिस्टम है वो उसने अपने तरीके से चला दिया। तो आप कंडेम करते हैं और आप अपनी पार्टी की तरफ से इसकी मुखालफत करते हैं? बिल्कुल, हम तो शुरू से ये कहते हैं कि इलेक्शन अपने बरवक्त वक्त पे होना चाहिए, ताकि ये आवाम की नुमाइंदगी होती है और मुल्क की भलाई के लिए जो है ना इलेक्शन लाजमी है। देखें कितने सख्त सर्दियों में भी इलेक्शन हुए हैं, और जिस तरह हमारे स्वास्थ्य में देखें कितने हालात खराब थे, उस जमाने में भी इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन किसी सूरत में रोकना नहीं चाहिए, जो ये कर रहे हैं हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी नाकामी है और इलेक्शन से भागने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर गुरदीप सिंह साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी ये बहस ख़त्म नहीं हुई थी कि आम इंतखाबात में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को मुलतवी करने की करारदाद मंजूर करके अब एक नई बहस को छेड़ दिया गया है। इलेक्शन की तैयारियों को लेकर अगर सियासी जमातों की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे नज़र आती है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर बड़े बड़े जलसे भी कर रही है। पीपल्स पार्टी अपना इंतखाबी मंशूर भी पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी नामजद कर चुकी है। पीपल्स पार्टी मुल्क के तमाम सूबों में भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला रही है। एक तरफ जहाँ साबिक सदर जरदारी साहब जनूबी पंजाब में है, वहाँ टिकटों के मामला देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भी लाहौर में अपने सियासी हरीफों को ललकार रहे हैं। यानी इलेक्शन की तैयारियों को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो किसी कन्फ्यूजन का शिकार है और ना ही उनमें कुछ सुस्ती नज़र आती है। ये भी एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत हम आवाज़ होकर इलेक्शन में ताख़ीर या रखना डालने की मुखालफत कर रही है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ सेनेट इजलास में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूरी के वक्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी की खामोशी या गैर जानिबदारी से एक गलत तासुर ज़रूर गया है। इससे भी अहम बात यह है कि ये करारदाद पेश होने से पहले सेनेटर बहरामंद तंगी ने फ्लोर ऑफ दी हाउस पर जो तकरीर की उसके मंदरजात जो थे वो इलेक्शन रोकने की करारदाद से मिलते जुलते हैं। सेनेटर बहरामंद तंगी ने अपनी तकरीर में चेयरमैन सेनेट को मुखातिब करते हुए सवाल उठाया कि दहशतगर्दी तो फिर से सर उठा रही है। इलेक्शन कैंपेन में किसी जमात के लीडर को निशाना बनाया जा सकता है। क्या इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। आज एक दफा फिर चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी ने सर उठाया है। मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन इस वक्त मुश्किल से दो चार है। हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, मौलाना पुलुर्रहमान साहब पे हमला हो रहा है, एमल वली साहब को लेटर्स मिल रहे हैं। मैं सवाल आपसे करता हूं कि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? बहरामंद तंगी तक की तकरीर के फौरी बाद सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश की, जिसे कोरम पूरा ना होने के बावजूद उजलत में मंजूर भी कर लिया गया। अब इसे इत्तफाक कहा जाए या हादसा, मगर दाल में तो कुछ काला है। यहाँ एक और सवाल भी उठता है कि कोरम पूरा ना होने का ख्याल भी किसी रुकन सेनेट के जहन में नहीं आया। क्या ये भी एक इत्तफाक है कि पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी शोकॉज नोटिस भी जारी किया है, उनसे जवाब तलबी भी कर रखी है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद को सपोर्ट नहीं किया। बात यह है कि जब पार्टी की पूरी क़यादत यकसू है, यकज़बान है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं, वो डिले होने की मुखालफत कर रही है पार्टी, तो पार्टी के जो दूसरे रहनुमा हैं वो क्यों, क्या पार्टी क़यादत का मैसेज उन तक नहीं पहुंचा? और क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि इनकी लीडर बीबी शहीद को जब शहीद किया गया तब भी बहुत बुरे हालात थे। 1 महीना इलेक्शंस को डिले किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क में इलेक्शंस हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हालात से बखूबी वाकिफ़ है। मैं बात करूंगी, मुझे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर बहरामंद तंगी साहब से ज़ाहिर जवाब तो तलब किया है, उन्हें जवाब देना भी चाहिए कि पार्टी क़यादत का मैसेज उन तक क्यों नहीं पहुंचा। जो सिक्योरिटी हालात को लेकर उन्होंने जो बातें की और जो इलेक्शन की डिले करने की करारदाद पेश की गई, उनके मंदरजात बिल्कुल मिलते थे जो सिक्योरिटी की वजूहात बताई गई। सर, जब पार्टी क़यादत को पता है, पार्टी क़यादत बार बार ये मैसेज देती है, टीवी टॉक शोज़ में आके आप लोग बात करते हैं, तो इस तरह क्या जब लोग बात करते हैं, पार्टी की और लोग बात करते हैं, तो क्या इससे पार्टी की साख और जो एक पार्टी का बयानिया है, क्या इसको नुकसान नहीं पहुंचता कायरा साहब? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि बाज़ औक़ात अफराद या इंफरादी तौर पे कुछ लोग अपनी राय दे देते हैं। अभी आप मुझसे फर्ज करें, इस प्रोग्राम में आपने मुझ पे एक सवाल किया, एक तो जनरल सवाल है। अगर आप मुझे किसी स्पेसिफिक इशू पे पूछ लें तो जो मैं राय दूंगा वो मेरी पार्टी की राय इसलिए नहीं हो सकती कि पार्टी की राय वो होती है जो किसी कमेटी में, किसी मीटिंग में, किसी फोरम पे बैठ के पार्टी के सीनियर लोग बैठ के डिस्कस करते हैं या पार्टी क़यादत अपनी राय देती है तो उसको पार्टी पॉलिसी के तौर पे लिया जाता है। बाकी इंडिविजुअली आरा, क्योंकि आपके सवाल होते हैं या ऐवानों के अंदर कोई बात होती है, ये मामला क्योंकि ऐसा है कि इस मामले को हमारे साथियों को या बहरामंद साहब को इस मामले पे बहुत इसकी हसासियत को देखने की जरूरत थी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो हम भी कह रहे हैं बिल्कुल खराब है, इकोनॉमी की हालत बिल्कुल खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि
लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो मसला है, इकोनॉमी खराब है तो मसला है, लोगों को सस्ती चीजें नहीं मिल रही तो मसला है, बेरोजगारी मसला है। सियासत इन मसलों का हल है, सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालना है, और सियासत इलेक्शन के साथ है। ज्यादा इलेक्शन होने में कोई अमर माने नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जमात बड़ी वाज़ेह तौर पे ये कह रही है, अगर किसी मेंबर ने अपने तौर पे इस राय को गैर मोहतात तरीके से बयान कर दिया, लेकिन ये फोरम गैर मोहतात रहने वाला है नहीं कायरा साहब। ये फोरम ऐसा है जहां पर हर एक का एक वोट मैटर करता है। क्या नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात यह है कि इन फोरमों पे क्या क्या नहीं होता। इन फोरमों पे जमातों के लोग गाली गलौज तक चले जाते हैं, बहुत हद तक गैर मुहज़्ज़ब ज़बानें इस्तेमाल कर ली जाती है, इलॉजिकल डिस्कशंस कर दी जाती हैं। तो ये जमातों को या सियासत को या पार्लियामान को मलून इस पे नहीं करना चाहिए। अगर किसी मेंबर ने गलती की है तो उसका इंडिविजुअल एक्ट है, और उसको जमात ने बाकायदा, उस पर कोई कानूनी कदगन तो नहीं है, लेकिन जमात ने उसको शोकाज कर दिया कि आपने ये क्यों किया है, इसलिए कि ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। यही एक जमात कर सकती है ना, यही जमहूरी तरीका है। सही। अब जब सारी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो, 8 फरवरी से डिले नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, नून लीग भी चाहती है, तो फिर डिले कौन करवाना चाहता है? किसकी ये साजिश हो सकती है कि मुल्क में जो है वो इस्तेहकाम, मुल्क की सियासत में इस्तेहकाम आए ही ना? कौन है जो आप देखें ना, कोरम भी पूरा नहीं था, किसी ने निशानदही भी नहीं की कि कोरम पूरा नहीं है, एकदम करारदाद आती है, पेश भी हो जाती है। हैरानगी है, मुझे तो हैरानगी इस बात पे है कि आप सेनेट के फोरम पे होने वाली उस गैर मंतकी और गैर मुनासिब गुफ्तगू को या उस रेजोल्यूशन को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये क्यासराइयां पहले से हो रही थी कायरा साहब, ये क्यासराइयां पहले से हो रही थी, तो ऐसे फोरम पर जब इस तरह की बातें होंगी तो हवा मिलेगी ना। देखिए, मैं और बात करने लगा हूँ जी, मैं और बात जी, देखिए ना, मैं गुजारिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम तो नहीं कर रहे हैं ना, सियासी जमातें तो नहीं कर रही। क्यासराइयां तो लोगों की हेर से हैं, सीनों के अंदर छुपे हुए उनके जज्बात हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम तो सारे, अगर फर्ज करें, मैं तो टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि अगर सारा ऐवान मौजूद होता, 96 के 96 मेंबर मौजूद होते, और वो सारे यूनानिमस रेजोल्यूशन कर देते, तो भी ये कोई बाइंडिंग था? ये कोई पाबंदी थी कि इनका रेजोल्यूशन माना जाना है? रेजोल्यूशन एक राय है, वो कोई कानून नहीं है। लिहाजा इस रेजोल्यूशन को जो एक आजाद रुकन ने किया और कुछ लोगों ने गैर मोहतात तरीके से किसी नीयत के साथ या किसी बगैर किसी नीयत के सहवन ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, ये डाउन द ड्रेन खत्म हो चुका, इसको जमातें मुस्तरद कर चुकी और इसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। लिहाजा इसको बहस में लाके हम इसको वैसे ही अहमियत दे रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें बहस बंद कर देना इसका सही इलाज है। सही, ठीक है। कायरा साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शंस की तैयारियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे नज़र आती है। आप लोग अपना मंशूर भी दे चुके हैं, आप लोगों के जो उम्मीदवार हैं टिकटों देने के हवाले से वो भी फाइनल आप लोग कर रहे हैं, मैदान में भी अवाम के सामने भी आप लोग नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने कुछ हालात की वजह से ज़ाहिर पीछे है, नून लीग के लिए तो मैदान खुला है, उसके बावजूद भी उनके काम स्लो हैं। आप सिंध और बलूचिस्तान में तो आप लोगों ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, पंजाब में ये मरहला कब तक मुकम्मल होगा? पंजाब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं NA-127 से बिलावल भुट्टो साहब, क्या आसान होगा लाहौर से सीट निकालना कायरा साहब? पहली बात यह है कि आइंदा चंद रोज के अंदर इसका ऐलान भी, फैसला भी हो जाएगा। और हम इस फैसले के बाद जल्द, मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन में ये हो जाएगा। जहां तक ताल्लुक है कि हम लाहौर से सीट निकाल सकेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। हम लाहौर से क्या सीटें नहीं निकालते रहे? मुश्किल वक्त आ जाते हैं, वो वक्त भी था जब हम पंजाब से कोई सीट नहीं निकाल सके थे मोहतरमा की जिंदगी में, और फिर वो वक्त भी था कि हमने पंजाब से 35-40 सीटें निकाली, ये भी वो एक वक्त मोहतरमा की जिंदगी में था। उससे पहले पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती रही, और अब पीपल्स पार्टी ने अपने अमल से ये साबित किया, बाकी जमातों, PTI को, मुस्लिम लीग को, बाकी जमातों को भी लोग आजमा चुके, देख चुके। अब देखने का अमल ये है कि हमने अपना मंशूर भी दे दिया है, और उस मंशूर के बाद लोगों के सामने है, लोग बेहतर जज कर सकते हैं कि कौन सी जमात है जो हमारी बेहतर खिदमत कर सकती है। लिहाजा
उस जमात को वोट देने चाहिए। हमें तवक्को है कि कायरा लोग साहब, हमें वोट सीट देंगे। एडजस्टमेंट क्योंकि का इन्हीं चीजों कोई पे- इरादा नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम सीटों पे? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई सीट एडजस्टमेंट की कैफियत है, लेकिन कुछ जमातों से तावन की बात की जा रही है। उसमें पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो अवामी तहरीक है उनसे, या जो हमारे अहले तहैयो की जमातें हैं, मजहबी जमातें, उनके साथ गुफ्तगू हमारी जारी है। हो सही। सकता है उनके साथ कोई मामला फहमी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।